अच्छा जी, सो हम क्या कह रहे थे कि ओके, सो हमने यहाँ पर m की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, मैन्युअली भी कैलकुलेशन करेंगे और आप इसको प्लॉट करेंगे अपने पास, और कैलकुलेशन के बाद आपके पास यही वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली आएंगी। ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट की, अगर आप ये डाटा सेट यूज कर रहे हैं। डाटा सेट ये मेरे पास ऊपर गिवन है, क्योंकि अब हमने 2D एरे बना दी थी ना, तो आपको इसलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास x की वैल्यूज हैं और यहाँ तक मेरे पास y की वैल्यूज हैं, और उसके बाद हमने स्लोप और इंटरसेप्ट निकाला। स्लोप और इंटरसेप्ट किस चीज का निकाला? जो मेरे पास प्रिडिक्टेड लाइन थी। ठीक है, अब ये लाइन प्रिडिक्शन की है। अब इस प्रिडिक्शन का लाइन का मतलब क्या है, ये किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसको देखें जरा। अगर मेरे पास x को मैं 8 लूं, मेरे पास पता नहीं एनोटेशन काम नहीं करती, पता नहीं मेरे पास नहीं काम करती। अच्छा देखें, अगर मेरे पास ये x की वैल्यू मैं 8 लूं, ठीक है, तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊं, तो मुझे वहां तक ऊपर जाना है जहां तक मैं इस रेड लाइन को टच करूं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब अगर मुझे कोई कहे कि अगर x की वैल्यू 8 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाऊंगी इस रेड लाइन तक, और यहाँ से फिर मैं y एक्सिस की तरफ मूव करूंगी और मैं देखूंगी कि यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर x की वैल्यू मेरे पास 8 हो तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या आएगी, वो 30 आएगी। ठीक है, तो ये रेड लाइन इस तरह से आपको प्रिडिक्शन बता रही होती है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, अभी मेरा डाटा सेट चेंज हो जाएगा जब मैं दोबारा से इसको रन करूंगी, क्योंकि मैंने रैंडम कॉल किया हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रैंडम कॉल करने के बावजूद डाटा सेट ना चेंज हो, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं np.random और .seed का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर कांस्टेंट पास कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फिर आपके बार बार डाटा सेट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी अगर आप इस तरह से डाटा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रियल डाटा सेट यूज कर रहे हैं, कोई CSV फाइल है, तो आप फिर तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर तो आप उस फाइल को रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसके फीचर किसी एरे के अंदर डालेंगे और बाकी सारा काम यही होगा। तो हम इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। ओके, अच्छा, प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होती है? कौन बताएगा? जी सलमान, क्या प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होती है? जी, यस और नो? कौन आंसर करेगा? जी नसर, आप बताएं, क्या प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होती है? ओहो, ये भी नहीं, इसका आंसर तो बहुत इजी है। जी तहूर, यस और नो? गुड, हसन ने बताया कि प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती। अगर प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ एरर हमें कैलकुलेट करना चाहिए, कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रिडिक्शन कितने % एक्यूरेट है। ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो नहीं कि किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया और वो 100% गलत प्रिडिक्ट कर रहा है और वो कहे कि नहीं बस यही प्रिडिक्शन मॉडल है, इसी पे सारी फोरकास्टिंग करनी है। ऐसे तो नहीं होता। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रिडिक्शन में एरर कितना आ रहा है। ठीक है, सो एरर को हमने कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अब उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि मेरे पास एक फंक्शन होता है, बल्कि एक क्लास होती है मीन स्क्वायर एरर की। ठीक है, इसके अंदर sklearn में ही वो होती है, हमें उसको यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने ये अपना डाटा प्लॉट कर लिया था यहाँ पे,
पॉइंट्स को हमने पहले स्कैटर थे उसको हमने एक जगह पे कोरिलेट करवाया, फिर हमने क्या किया कि हमने अपना मॉडल अप्लाई किया और प्रिडिक्शन लाइन निकाल ली। उसने हमें बताया कि स्लोप कितनी है इस लाइन की और इंटरसेप्ट कितना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो प्रिडिक्शन आई है ये कितनी एक्यूरेट आई है, ठीक भी है कि नहीं ठीक। तो एरर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी sklearn को यूज़ करेंगे, sklearn, और इसमें हम ब्रॉड मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। उसमें हमारे पास होता है एरर के लिए, जो हमने एरर के लिए इंपोर्ट करना है उसको हम कहते हैं, इंपोर्ट हमने किया ओके। सो हमने इंपोर्ट कर लिया, एक मीन स्क्वायर एरर को इंपोर्ट किया और एक R2 स्कोर को इंपोर्ट किया है। ठीक है, सो जब आप लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये दोनों क्या काम करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि मुझे ये चेक करना है कि मेरी ये जो रेड प्रिडिक्शन लाइन आई है ये कितनी एक्यूरेट आई है। ठीक है, तो अब हम इसी को यूज करेंगे, ये जो हमने दो चीजें इंपोर्ट की हैं। ओके, तो पहले हम मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट करते हैं। मीन स्क्वायर एरर और ये स्क्वायर एरर। ऑलराइट, सो ये आपको आर्ग्यूमेंट में नजर आ रहा है, उसने लिखा है y ट्रू y प्रिडिक्टेड। सो मुझे बताएं कि इसको मैं क्या दो चीजें पास करूं, कौन बताएगा? जी साद, आप बताएंगे कि मैं इसको क्या दो चीजें पास करूं? आर्ग्यूमेंट को देख के बताएं, वो क्या कह रहा है, उसको एक y ट्रू चाहिए और एक y प्रिडिक्टेड चाहिए। तो मेरे पास y ट्रू क्या है, मैं इसको क्या पास करूं पहली चीज? जी साद। जी सबा, आप बताएंगी y ट्रू मेरे केस में क्या है, किस वेरिएबल किस एरे का नाम y ट्रू है मेरे पास?
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया और एक R2 स्कोर कैलकुलेट किया। अब इन दोनों को हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। सो ये दोनों हमें बताते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज है कितने वैल्यू जो है वो हमारी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। इसको प्रिंट करके देखते हैं और इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो हमने इसको पास क्या किया, हमने अच्छा मैंने दोनों एक ही प्रिंट कर लिया, एक ही दो दफ़ा प्रिंट कर लिया, क्योंकि हम प्रिडिक्शन चेक कर रहे हैं ना। तो प्रिडिक्शन को चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो असल में y की वैल्यूज थी मुझे उनको कंपेयर करना चाहिए। ये जो रेड लाइन, ये जो रेड ग्राफ है, इसने जो मुझे वैल्यूज दी हैं उनके साथ, ठीक है। तो इनको जब मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे आइडिया होगा कि कितना एक्यूरेट। अच्छा है, मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे आर स्क्वेयर को प्रिंट करना है। अच्छा जी, रूट मीन स्क्वायर एरर आपके पास 16 आ रहा है और आर स्क्वायर जो है वो 0। अब इन दोनों एरर्स को जरा देखें। आर, ये दोनों प्रिडिक्शन एरर को ही कैलकुलेट करते हैं लेकिन इनके फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट मीन को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं दोनों एरर्स। अब जितना ज्यादा आपके पास R2 की वैल्यू जितनी ज्यादा 1 से करीब होगी उतना ज्यादा इसका मतलब है कि आपके पास एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास R2 की वैल्यू क्या आ रही है 0.8, तो ये 1 के करीब है, ठीक है। इसके बाद 0.9 होगा और फिर 1 होगा ना, तो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो प्रिडिक्शन है वो बेहतर है, ठीक है, इतनी बुरी प्रिडिक्शन नहीं है। जैसे आप लाइन को भी देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो आपका रूट मीन स्क्वायर एरर होता है ना, वो आपको ये बता रहा होता है कि ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये इस लाइन से कितने करीब हैं और कितने नहीं करीब, ठीक है। जब आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे हर डॉट को ऊपर लेके जाते हैं इस रेड लाइन के करीब, हर डॉट को इस रेड लाइन से मतलब एक लाइन लगाते हैं जो इस ब्लू डॉट और रेड लाइन को टच कर रही होती है, ठीक है। वो असल में क्या होता है, आपका रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर रहा होता है। और जो आर स्क्वायर होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। और उसका क्या मतलब होता है, आर स्क्वायर से आपको कैसे पता चलेगा कि जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी 1 के करीब करीब होगी उतनी बेहतर आपकी प्रिडिक्शन है, ठीक है। R2 आप आर स्क्वायर ये जो होता है ये आपको ये बता रहा होता है। और ये दोनों चीजें जो होती हैं ये एक ही काम कर रही होती हैं, आपकी प्रिडिक्शन लाइन की एक्यूरेसी बता रही होती हैं। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, वो इन डॉट्स को डिस्टेंस देख रहा होता है इस रेड लाइन के थ्रू, ठीक है। और जो ये आर स्क्वायर होता है ये आपको क्या बता रहा होता है कि 1 के कितना करीब है आपकी प्रिडिक्शन। ओके, इसकी डिटेल जो है वो आपको लेक्चर में नजर आएगी। उसमें सर ने डिफरेंट ग्राफ्स लेके इनको कैलकुलेट करके भी बताया हुआ है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि एक रैंडमली वैल्यू जनरेट करते हैं और उसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो इस लाइन को मतलब क्रॉस करेगा नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे x की एक वैल्यू ले लेती हूँ, क्या वैल्यू लूँ, ओके लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 9 ले लेती हूँ। अब क्या करेंगे कि मुझे प्रिडिक्शन करनी है ना, तो मुझे दोबारा से
ये जो मैंने यहाँ प्रिडिक्शन वाली चीज़ कॉल की थी, इसको कॉल करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक x की मैंने वैल्यू ली है, हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, हमने ट्रेन कर लिया था अपने मॉडल को डॉट फिट के फंक्शन से। अब हम फिर से एक प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं एक नया पॉइंट लेके, ठीक है। ये x मैंने इसको सेंड कर दिया, अब वो क्या करेगा, उसको प्रिडिक्ट करेगा। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो भी करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि प्लॉट डॉट, मैं चाह रही हूँ कि ये डॉट की शक्ल में नजर आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्कैटर को कॉल किया, इसको क्या देना चाहिए हमें, इसको मुझे x बताना चाहिए, जो मेरा y प्रिडिक्टेड है वो बताना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन चेक करनी है ना। y प्रिडिक्टेड इसको सेंड कर दिया, और फिलहाल हम क्या करते हैं कि उसका कलर भी रेड कर देते हैं, जो नया वाला डॉट होगा, तो कलर हमने उसका रेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब इसको शो कराएंगे तो हम देखते हैं अभी इसको शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और मेरा डाटा सेट फिर से चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा तो चेंज होगा क्योंकि अभी मैंने इसको किया। ओके, तो यहाँ पे देखें, अब मेरे पास ये वाला जो रेड डॉट नज़र आ रहा है आप सबको, ये रेड लाइन पे जो रेड डॉट लगा हुआ है, ये वाला डॉट क्या बता रहा है, ये मैंने अभी दूसरा नया ऐड किया। तो अगर कोई मुझे कहे कि x की वैल्यू 8 हो तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से मैं देखूंगी कि ये x जो है कि किस वैल्यू, y की किस वैल्यू के अगेंस्ट आ रहा है। तो आई थिंक 31 या 32 के अगेंस्ट आ रहा है, तो ये इसने प्रिडिक्शन किया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई इस तरह का पॉइंट लेती कि ओके, x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको कहती कि 11 है, x 11 है, तो हम 11 को देखेंगे कि वो इस प्रिडिक्टेड लाइन को कहाँ जाके टच कर रहा है, और उसके अगेंस्ट फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। सो ये सारी कहानी थी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। इसको हमने यहाँ पर क्लास को यूज करके किया है, ठीक है। अगर आप इसे स्क्रैच से कोड लिखेंगे तो फिर वो सारी कैलकुलेशंस आपको m और c निकालने के लिए खुद से करनी पड़ेंगी। तो ये क्लास को यूज करते हुए इसका फायदा सिर्फ तब होता है अगर आपको बैक एंड पे कैलकुलेशन आती होती है, ठीक है। आपको बैक एंड पे पता होना चाहिए कि हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया है और हमारे पास वैल्यूज किस तरह से आई हैं। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रन करती हूँ, ठीक है। सो अब मैं देखें इसको बार बार रन कर रही हूँ, अब वो चेंज नहीं कर रहा मेरे डाटा सेट को, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इसको मैंने ये फिक्स कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि अपने डाटा सेट को इस तरह से चेंज करते हैं कि मैं थोड़ी कम वैल्यूज ले लेती हूँ, ठीक है। कोड कंप्लीट हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि अगर मैं कम वैल्यूज लूँ तो मेरा एरर पे क्या फ़र्क आएगा। अभी मैंने उसको कहा है कि 10 वैल्यूज़ हैं तुम्हारे पास, ठीक है। लेट सपोज मैं अगर इसको ज़्यादा डेंस कर देती हूँ और मैं यहाँ पर 30 पॉइंट्स ले लेती हूँ, 30 पॉइंट्स ले लेती हूँ, तो अब हम इसको रन करते हैं। अब उसने क्या किया, अब वो ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, ठीक है। अब वो ज़्यादा लाइंस को क्रॉस कर रहा है। आपका अब करने का काम क्या है कि ये वाला एक तो आपने सारा कोड आप लोगों ने फिर से दोबारा से लिखना है। कोडिंग आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट सुन लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते, और फिर किसी को भी समझ नहीं आता जो खुद से कोड ना लिख रहा हो। तो आपने इसको फिर से लिखना है। अब आपने क्या करना है, जो शुरू में हमारे पास डाटा सेट था, एक तो आपने रियल डाटा सेट को ही उठाना है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैप इसकी जगह पे लिखना है। उस डाटा सेट को आपने प्लॉट करना है और उसका आपने प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है। वो डाटा सेट इस तरह का होना चाहिए कि उसकी वैल्यूज आपस में कोरिलेट कर रही हों, ठीक है। कोई कोई एक स्टूडेंट कोई एग्जांपल दे किसी भी डाटा सेट की जिसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। कोई भी रियल लाइफ से एग्जांपल दें किसी डाटा सेट की।
फ्यूल एंड रन। फिर से बताएं। गाड़ी के लिए फ्यूल कंजम्पशन और कितनी देर कितना आगे गाड़ी चली है पॉसिबली। ऑल राइट, सो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? मैम एक्स पे फ्यूल हो जाएगा और माइलेज फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं। एक्स एक्सिस पे आपका फ्यूल होगा, माइलेज पे फ्यूल नहीं डिपेंड करेगा, या फ्यूल पे माइलेज डिपेंड करेगी? नहीं मैम समझ नहीं आ रहा सही से, वो तो दिया जी, माइलेज पे फ्यूल। इसी एग्जांपल का बताएं कि कैसे होगा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? माइलेज होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा एक्स गाड़ी एक्सिस पे चलेगी माइलेज। उतना ही ज्यादा आपका फ्यूल लगेगा ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है? लेकिन मैम ये भी तो हो सकता है कि जितना ज्यादा फ्यूल हो उतनी ज्यादा गाड़ी चलेगी। मुझे तो ये लग रहा है कि आपका माइलेज आएगी एक्स एक्सिस पे और फ्यूल आएगा वाई एक्सिस पे। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है? एक के इंक्रीज करने से दूसरा बढ़ पॉजिटिव। रहा है या कम हो रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, सो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो आपका लीनियर रिग्रेशन के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एक चीज इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। किसी के माइंड में इसकी एग्जांपल है कि एक्स एक्सेस इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा है? जी, किसी के माइंड में एग्जांपल है इस चीज की कोई? मैम इसी एग्जांपल को अगर देखें तो अगर किलोमीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्यूल लीटर्स जो है ना वो डिक्रीज कर रहे हैं, जो रिमेनिंग फ्यूल है। हाँ ठीक है, जो रिमेनिंग फ्यूल है आपका वो डिक्रीज कर रहा है। गुड। सो अब आप लोगों ने, अच्छा इसमें से मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर लेक्चर सुनते तो क्वेश्चन होते ना। सो जब नेक्स्ट लैब में आएंगे हम जो भी काम करेंगे, जब सरदील आपको लेक्चर सेंड करते हैं तो वो सुन लिया करें उसी टाइम। जी, अब मुझे बताएं इस कोड में किसी को कोई मसला, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो? किसी की कोई क्यूरी नहीं है? ऑलराइट, सो अब हमने ये करना है कि रूट मीन स्क्वायर आपको ये बताता है कि जो आपका असल वाला y था, जो हमने डेटा सेट में कैलकुलेट किया था, ये जो मेरे पास y की वैल्यूज हैं, ठीक है, इसके अंदर, और ये जो मैंने इस रेड लाइन के थ्रू, ये रेड लाइन कैसे बनी है? ऑब्वियसली इसको 2 पॉइंट से मिलके बनी है ना। ये सारी की सारी जो रेड लाइन है ये कैसे बनी है ग्राफ के ऊपर? इस लाइन के हर पॉइंट पे एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू है, ठीक है। अब इस रेड लाइन के ऊपर देखें, हर जगह तो ब्लू डॉट्स नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसके अपने जो y एक्सेस हैं इस रेड लाइन के, वो डिफरेंट हैं इन ब्लू पॉइंट से। मतलब इसने कोई नए y निकाला है। वो नया y क्या है? वो y प्रिडिक्टेड है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आपको ये जो रूट मीन स्क्वायर एरर है ये बताता है कि जो आपने अपना y, जो आपके अपना फीचर था उसमें, और जो हमने y प्रिडिक्ट किया है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस होता है आपका, कि आपकी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट आई है। अगर आपका डिफरेंस 0 हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी y जो आपने कैलकुलेट किया और जो प्रिडिक्टेड y था वो 100% मैच कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि आपकी जो प्रिडिक्शन हो वो एग्जैक्टली 100% मैच कर रही हो। सो
ये कितना डिफरेंस आ रहा है आपकी प्रिडिक्शन में, मतलब हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, प्रिडिक्शन पे ट्रस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमें बता रहा होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। और ये जो आर स्क्वायर होता है ये भी आपका एक तरह से एरर कैलकुलेट करता है, और इसको आप याद रखें कि ये जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है रूट मीन स्क्वायर एरर और जो आर स्क्वायर है ये आपका बता रहा होता है कि आपकी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। सो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस किस डोमेन में यूज हो सकता है? सो आपकी फोरकास्टिंग में ये यूज हो सकता है, आपने कोई चीज फोरकास्ट करनी हो, डिफरेंट चीजों की प्रिडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, कोई सेल से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर आपके इतने कस्टमर आए तो कितनी सेल होगी, या अगर आप देख रहे हो कि ईयर वाइज देख रहे हो कि इतने इस साल में कितनी सेल हुई है, उससे अगले साल में कितनी सेल हुई है, तो कमिंग ईयर में कितनी सेल होगी। इस तरह की चीजें जो सेल से रिलेटेड होती हैं या फोरकास्टिंग से रिलेटेड होती हैं, जिसमें एक फीचर के ऊपर दूसरा फीचर डिपेंड कर रहा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सो अब आपके पास दो काम है करने के लिए। पहला टास्क ये है कि आपने कोई एक रियल डाटा सेट उठाना है CSV फाइल में, ठीक हो गया, और X और Y में उसको कन्वर्ट करने हैं उसके फीचर को, और बाकी सारा काम यही है आपका। तो यहाँ पे X और Y सिर्फ इतना सा आपने चीज चेंज करनी है कि अब X और Y में वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके रियल डाटा सेट की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो आपने उसके थ्रू करना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि मैंने अभी सिर्फ एक फीचर लिया है जो कि इंडिपेंडेंट है। ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल है। आपने कोई ऐसी एग्जांपल उठानी है जिसमें एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट फीचर हैं और उसके थ्रू आपने कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस को। तो उसमें भी आपने कोई ज्यादा चेंज नहीं करनी कोड में, कोड यही रहेगा आपका, कुछ 2-3 लाइनें चेंज होंगी उसके लिए। तो ये दो काम आपने करने हैं, हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, कर लेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहला काम ना कर सके, डेटा सेट रीड ना करवा सके? एनीवन? ना ही कर दिया करें कम से कम कि मैम नहीं कर सकते, मुझे पता तो चले। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। सो आपका यही टास्क है कि आपने एक डाटा सेट लेना है, उसे रीड करवाना है, और सेकंड टास्क ये है कि आपने, अभी मेरा ये 2D डोमेन है, ठीक है, आपने क्या करना है कि कोई ऐसा डाटा सेट उठाना है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा फीचर हो जिसके थ्रू आपने प्रिडिक्शन करनी हो। सो ये दोनों काम आपने करने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। अच्छा, एक और बात कि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे, और रेगुलरली मैं देखती हूँ लैब में आप लोगों के अलावा 12-13 के अलावा कोई भी नहीं आ रहा, और ये कंबाइन लैब है दोनों सेक्शंस की, और जितने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे मेजॉरिटी जानबूझ के नहीं आ रही होती, ठीक है, सो रहे होते हैं कि हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह खुलेगी तो ये आपको ये सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी। अगर उस टाइम किसी ने समझना है तो वो इन्हीं रिकॉर्डिंग से कंसल्ट करके समझेगा। ठीक है, सो ये चीज अपने माइंड में रखें कि दोबारा से हम यूनिवर्सिटी जब खुलेगी तो एक एक चीज कोई भी टीचर रिपीट नहीं करेगा। आपको ये रिकॉर्डिंग्स हम इसीलिए सेव कर रहे हैं कि आप इन्हीं को ही दोबारा सुन के तो काम करें, वरना हमारा इस तरह बोलने का, लेक्चर देने का क्या फायदा है अगर सिर्फ 12 लोगों ने सुनना है और बाकी सब ने सुनना ही नहीं, और उन्होंने एंड पे ये कह देना है HOD को या सीनियर टीचर्स को कि हमें समझ में नहीं आता। तो फिर टीचर्स इस बारे में क्या कर सकते हैं, ये फिर आप बताएं। आएंगे तो समझ आएगा, और आके भी चुप करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और बताएंगे नहीं कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।